हेलो बच्चों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 4 अप्रैल इवनिंग 2026 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं या टफेस्ट क्वेश्चन है, उन्हीं की चर्चा करेंगे। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन एडवांस में देखा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। एक्स पर भी मोड है और होल मोड है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ग्राफ के थ्रू करना चाहिए। ऐसे फंक्शन में एफ एक्स का ग्राफ बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पर है एक्स 0 से लेस है तो ई की पावर एक्स माइनस 1, 0 से ग्रेटर इक्वल पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि पैराबोला है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं जी। ये लीजिए जी, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ऐसी आएगी ग्राफ की शेप। x को कट करेगा 2 0 0 3 0 और y को कट करेगा 0 6 पर 0। ये रहा जी, देख लीजिए ध्यान से। इसके फैक्टर होंगे, x के लिए y 0 होता है 2 और 3, और y के लिए x 0 कट करेगा, पैराबोलिक शेप बनेगी। ये बन गया, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड होगा। ये ग्राफ है ग्रेटर इक्वल टू 0, तो लेफ्ट वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, दूसरा ग्राफ है एक्स लेस देन 0, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो वैल्यू क्या होती, ई की पावर -1, यानी कि 1/e। 1/e, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। 1/e बहुत नीचे होगा, सपोज करो यहां पर है 1/e। ये लीजिए जी 1/e, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आ जाता है। ध्यान से देख लीजिए, ये बन गया मेरे पास ग्राफ किसका, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया मैंने। अब एफ मोड एफ एक्स और मोड एफ एक्स की स्टेप बाय स्टेप स्टडी करता हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैं बनाता हूं पहले मोड एफ एक्स का ग्राफ, पहले मैं थोड़ा आसान की बात कर रहा हूं। जब मोड एक्स का ग्राफ बनाता हूं तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर टर्न अप हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन उठ जाएगा ऊपर। ये नीचे वाला पोर्शन था, इसको डॉट कर देता हूं, इसको ऊपर उठा देता हूं। टर्न अप बिलो पोर्शन, ये मेरा फाइनल ग्राफ बन गया मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। इसे हटा दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए ये ग्राफ दो तो पॉइंट है, शार्प एस पॉइंट, और एक ग्राफ 0 पर टूट गया। तो 0 पर, 2 पर और 3 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बट डिसकंटिन्यूअस है ओनली 0 पर। तो लिख देता हूं डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 2 3। 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस। जहां पर ग्राफ टूट गया उसका नाम डिसकंटिन्यूअस। कॉर्नर होने से कंटिन्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल डिफरेंशिएबिलिटी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर दो स्लोप आ जाते हैं। देखो जरा, दो को एक कॉर्नर कहलाएगा, शार्प एस पॉइंट दो है, दो और एक पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, एक पर डिसकंटिन्यूअस है। आगे बढ़ता हूं, अब मैं एफ एक्स के ग्राफ को दोबारा बना करके मोड इसकी बात करूंगा। एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए जी। पुराना ग्राफ बना लेता हूं पहले मैं अपना एफ एक्स का। ऐसा था पुराना ग्राफ मेरा। ये था जी एफ एक्स का ग्राफ। अब एफ मोड एक्स का ग्राफ चाहिए मुझे, एफ ऑफ मोड एक्स। इसके ग्राफ की थ्योरी होती है, अगर एक्स पर मोड लगा है तो वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट कर दीजिए और राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज बना दीजिए।
लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट और राइट की मिरर इमेज। लीजिए लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट कर रहा हूं मैं इससे, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो पोर्शन है मैं उसको डिलीट कर रहा हूं, ये डिलीट कर दिया मैंने, और राइट वाले की मिरर इमेज। -30, ये आ गया -20। देखिए ग्राफ कंटिन्यूअस लगातार चल रहा है, टूटा नहीं है ग्राफ कहीं पर भी, मगर 0 पर ये शार्प एज पॉइंट है, टूटा नहीं है, 0 पर शार्प एज पॉइंट है। ये जब शार्प एज पॉइंट है, ये तो यहां वाला ये वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं यहां पर, इसकी तो बात ही खत्म होगी पहले से ही। ये शार्प एज पॉइंट है तो लिख देता हूं मैं नॉन डिफरेंशिएबल एट ओनली x इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, बट कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। कंटिन्यूअस टूटा नहीं है ग्राफ, लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। तो कहता है ऐसे कितने पॉइंट पर है नॉन डिफरेंशिएबल है। देखिए अगर दो फंक्शन है अलग अलग, नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये gx होगा 0, 2, 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल। और कहता है नंबर ऑफ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ऑफ gx, भाई gx केवल एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस था, वो पॉइंट था 0, तो अल्फा का तो एक पॉइंट आ गया ओनली, और बीटा कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, 3, किस किस पर, 0, 2, 3। तो कहता है बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। लीजिए अल्फा बीटा आ जाता है जी 4, ये इसका जवाब आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा 4 आ जाता है। करेक्ट आंसर ये रहा तुम्हारे सामने, 4 आंसर इज करेक्ट आंसर। अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए जरा कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगता तो इक्वेशन जैसा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बुक्स के अंदर होता है, नॉर्मली क्वेश्चन है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या कंडीशन है बताता हूँ कॉन्सेप्ट इसका, और इसके अंदर एक नंबर के साथ यानी कि C के साथ 2 का मल्टीप्लाई है। जेई एडवांस में तो एक बार सभी के साथ मल्टीप्लाई, एक के साथ 2 का मल्टीप्लाई, 3, 4 का मल्टीप्लाई आ गया था। नंबर ऑफ अनइक्वल इंटीग्रल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के अंदर। वो सब करने के बाद ऐसा केस बन जाता है। मैं इसकी बात करता हूं, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, दूसरा क्वेश्चन मतलब नॉन निगेटिव, ए ग्रेटर इक्वल टू 0 है, बी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और सी ग्रेटर इक्वल, नॉन निगेटिव कहा उसने। नो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से वही सॉल्यूशन निकलते हैं जो या तो पॉजिटिव वैल्यू दें या नॉन निगेटिव, जिनमें 0 इंक्लूड है या 0 एक्सक्लूड है। आइए क्वेश्चन को हाथ लगाते हैं। क्वेश्चन है जी a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो उसे कुछ एज्यूम कर लीजिए। लेट c इज इक्वल टू k, तो आता है जी a प्लस बी 22 माइनस 2k। देखिए a और b की सबसे कम वैल्यू 0 है, तो बताइए k कहां से कहां तक मूव करेगा, बस ये बता दीजिए। k मूव करेगा जी 11, 0 से 11 तक k मूव करेगा। अगर k 0 रखता हूं तो a प्लस बी 22 होगा, 11 रखता हूं तो a प्लस बी 0 हो सकता है, क्योंकि ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0 पर 0 हो सकता है। ये आ गई कंडीशन। अब इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है 22 माइनस 2k, ये 2 है इधर, प्लस 2 माइनस 1 कीजिए, c 2 माइनस 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 अपॉन सी आर माइनस 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। ये काउंटिंग कितनी है प्लस 2 और माइनस 1, तो आता है जी 23 माइनस 2k आ जाता है मेरा आंसर। अभी मेरा आंसर नहीं आया, क्यों? k को 0 से 11 तक रखकर सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा, क्योंकि k वेरी कर रहा है 0 to 11 तक। तो यहां सिग्मा लगा देता हूं बस। देखिए इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है,
सिग्मा अप्लाई करने जा रहा हूं यहां पर। सिग्मा के 0 to 11 23 माइनस 2k, सिग्मा के 0 to 11 23 माइनस 2, सिग्मा के 0 to 11 k। देखिए 0 से लेकर के 11 तक 12 वैल्यूज होंगी, चाहे 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 11 तक ये 12 बार रिपीट होगा, यानी कि 23 माइन इंटू 12। और ये सिग्मा का फॉर्मूला 1 से लेकर के 0 पर तो 0 हो जाएगा, n प्लस 1/2। दोनों के अंदर 12 कॉमन आ जाता है, 23 2 से 2 कट जाता है, माइनस 11 तो आ गया 12 इंटू 12, यानी कि 144 तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है जी 144, लिखिए जी। तो ये आ गया नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव। हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो सभी चैप्टर को अच्छे लेवल से करके जाना चाहिए। जो भी करो सॉलिड, क्योंकि ये मालूम नहीं किस पेपर कौन से ब्रांच का क्वेश्चन टफ आ जाएगा और किसका आसान आएगा, किसी का कैसा भी। इसलिए पेपर को कंप्लीट करना चाहते हो तो एक एक चैप्टर की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं। तो अब मैं लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, और वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx py इज इक्वल टू q की फॉर्म दिखाई दे रही है, मगर फॉर्म तो दिखाई दे रही है। जब इसका मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो ये पोर्शन मुझे काफी टफ दिखाई दे रहा है। पहले मैं इसी पोर्शन को सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए जरा कैसे। ये पोर्शन है जी 6x² प्लस e की पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3x² e की पावर माइनस 2x 2x³ प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू 4। अब देखिए नीचे जो फैक्टर है इसमें एक तो 2 प्लस ई की पावर 2 माइनस 2x है। अगर कहीं ऐसा बन जाए तो काम हो सकता है। e की पावर माइनस 2x अगर मैं इन दोनों में कॉमन लूं तो कुछ ऐसी फॉर्म बन सकती है। क्या कॉमन लेता हूं जी, 3x², तो 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x बन जाता है, जो कि मुझे नीचे 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x दिखाई देता है। अब बाकी दो में कॉमन आएगा ये 100%। बाकी दो में कॉमन क्या आता है जी, देखते हैं क्या कॉमन है। 2e की पावर माइनस 2x बाकी दो में कॉमन है, तो ये बन जाता है जी x³ प्लस 2। जो चाहिए वही फैक्टर्स बन जाते हैं। ध्यान से देखो, ये दो नीचे फैक्टर्स हैं, मेरे दोनों फैक्टर्स बन जाते हैं। और जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो दो पार्ट में मेरा क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा अलग अलग। अब मैं ऊपर वाले पोर्शन को इससे डिवाइड करने जा रहा हूं। क्या फॉर्म बनेगी देखिए, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इस वाले पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को x³ प्लस 2 इंटू 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x से डिवाइड करता हूं, तो ये तो हो जाएगा जी, आधा पोर्शन तो इधर आ जाएगा, x³ प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x, x³ प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। और कितनी अच्छी बात हो जाती है, हर दोनों पोर्शन के अंदर नीचे का डिफरेंशियल ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे। प्लस 2e की पावर माइनस 2x, 2 प्लस e की पावर माइनस 2x, यह आ गया मेरा पोर्शन
y के साथ वाला पोर्शन यानी कि इसका नाम p आ गया, ये p है, ये p आ गया मेरा पोर्शन p होता ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब मुझे इसका इंटीग्रल करना बहुत आसान, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा है। अब फटाफट मैं इसका इंटीग्रल कर देता हूं ताकि मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। पहले इंटीग्रल कर देता हूं जी मैं इसका। इंटीग्रल पी डी एक्स ये तो हो जाएगा ln एक्स क्यूब प्लस 2 और यहां पर माइनस आएगा क्योंकि नीचे का डिफरेंशियल माइनस आता है, ln 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x आ जाता है ln एक्स क्यूब बाई 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x ये आ जाता है जी। तो बताइए ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स कितना हुआ जी? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा फॉर्म को कन्वर्ट करना था और कुछ नहीं था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स ये आ जाता है जी एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ये लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है मेरा इस क्वेश्चन का सोल्व करने के बाद। मैंने y वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रल किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन क्या होगा जी? सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल, हाँ जी, राइट हैंड साइड में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x dx। और जब कैंसिल आउट हो जाता है इंटीग्रल कर देते हैं, x की 4/4 प्लस 2x प्लस c ये आ जाता है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ध्यान से देख लीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग, ये लीनियर डिफरेंशियल बेसिक इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब तुम्हें काम करना है, जीरो रखकर c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं फाइंड, जीरो रख करके c की वैल्यू फाइंड। देखिए क्या, y जीरो की वैल्यू 2 है, y जीरो है 3/2, मतलब क्या, जब x जीरो है तब y की वैल्यू 3/2, ये मतलब इस बात का। तो रखिए इसके अंदर x को जीरो और y को 3/2, लीजिए x को जीरो, 2 प्लस 1, x को जीरो, y को 3/2, तो c आ जाता है 1। ये पुट कर लीजिए भाई, 2/3, 3/2, 1 आ गया c1, तो c को यहां पर 1 रख देता हूं मैं। अब c1 आने के बाद c को यहां पुट कर देता हूं, c आ गया 1। अब तुम्हें क्या चाहिए इस बात की अब स्टडी कर लेते हैं। c1 आने के बाद c को मैंने 1 रख दिया। अब क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं जी। अब एक चीज और दी इसने, वो कहता y1 है, y1 का मतलब क्या है, y1 यह जी अल्फा इंटू ई की पावर माइनस 2 प्लस 2। क्या मतलब इस बात का, एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। तुमसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में, काफी लेंथी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए इसके अंदर x को 1 और y की वैल्यू डाल दीजिए ताकि तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू आ सके। डालते हैं जी y की वैल्यू, अल्फा इंटू ई की पावर माइनस 2 प्लस 2, एक्स की वैल्यू 1, 3 अपॉन 2 प्लस ई की पावर माइनस 2। ये तो अच्छा हुआ कैंसिल आउट होने लगा।
x को 1, 1/4 प्लस 2 प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। देखते रहिए, फाइनल आंसर निकालूंगा। तो आ जाता है जी 3 अल्फा 13/4, तो लीजिए अल्फा आ जाता है जी 13/12। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ये सेकंड इसका पार्ट सही है, सेकंड आंसर इसका ऑप्शन सही है 13/12। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं था, बस उसका इंटीग्रल थोड़ा सोचने का तरीका था, और सोचने का बिल्कुल इन्हीं फैक्टर को देख करके बनता है, क्योंकि इसका इंटीग्रल अगर कोई पोर्शन नीचे है तो इंटीग्रल नहीं कर सकते। और यहाँ पर केवल इंडेफिनिट करना, डेफिनिट तो है ही नहीं, वरना डेफिनिट होता तो किंग लगा करके 2 पार्ट हो जाते हैं इस वाले पोर्शन के अंदर। तो पहले ये मैंने मल्टीप्लाई करके आइडिया लगाया कि फैक्टर कैसे बनेंगे, उसके बाद बेसिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सोल्व करते गए और अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाती। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। इन अ मंथ ऑफ 31 डेज, देखिए जब 31 डेज का महीना है और 3 डेट्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, डेट्स होती हैं 1, 2, 3 से लेकर के किसी भी मंथ की डेट 1 से स्टार्ट होती हैं। यहीं से क्वेश्चन का शुभारंभ करता हूं मैं। क्या हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी मंथ की डेट 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 31। ये कहता है इन अ मंथ ऑफ 31 डेज, एक ऐसा मंथ जिसमें 31 दिन हैं। 3 डेट्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, 3 डेट रैंडमली बिना उसके कोई भी सेलेक्ट कर ली जाती है, किसी बच्चे से पूछ ली जाती है। सेलेक्टेड कितने में से जी? 31 में से। टोटल वे कितने हुए जी? 31C3। टोटल वे 31 में से 3, 31, 30, 29, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 1, 2, 3, 6 से 5 आ गया ये 31 × 5। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करेंगे, तब लिख कर छोड़ दीजिए। टोटल वे कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करनी है मुझे। अब आगे क्या कहता है, यहां तक की बात का मीनिंग। इफ प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड डेट्स आर इन एपी, बहुत अच्छा। अगर एपी में 3 नंबर है, 3 नंबर में लेता एबीसी, मगर क्वेश्चन के अंदर एबी का नाम बोला गया है, तो मैं लेता हूं क्या, इफ पी क्यू आर आर इन एपी। अगर 3 नंबर एपी में है तो बताइए 2 नंबर का सम, बीच वाले का सम दोनों के सम के इक्वल होगा नहीं होगा? यानी कि 2 नंबर का सम ऑलवेज इवन होना चाहिए। अगर कोई से भी 2 नंबर ले लीजिए, इनको इवन होना पड़ेगा। 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करो कि उनको ऐड करने पर इवन बन जाए। तो पहली बात है, या तो दोनों नंबर ऑड होंगे या दोनों नंबर इवन होंगे। जो तीसरा नंबर आएगा वो तो खुद ब खुद आ जाएगा। अगर मुझे 2 नंबर आ गए, एपी के कॉन्सेप्ट से उसका हाफ कर दूंगा ऐड करके, तीसरा नंबर अपना आप, तो मुझे 2 नंबर सेलेक्ट करने होंगे। लिख देता हूं, बोथ आर इवन और ऑड। कैसे जी? भाई मेरे पास इवन नंबर कौन, पहले ऑड देख लेता हूं। 1, 3, 5 से लेकर 31 तक तो मेरे पास ऑड नंबर है, और 2, 4, 6, 8 से लेकर 30 तक मेरे पास इवन नंबर है। 15 नंबर तो मेरे पास ये है, देख लो 2 से डिवाइड करके, तो ये है 16 नंबर। अगर दोनों में ऑड नंबर, मान लो तुमने 1 और 5 ले लिया, तो ऐड करो, 1 + 5 का आधा 3, तो मिडिल नंबर 3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर एपी का नाम बोला मैंने, एपी नहीं बोलता फिर मुझे तीनों निकालने होते। तो बस 2 नंबर तो इसमें सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, 16C2, और 2 नंबर, या 2 नंबर इवन या 2 नंबर ऑड। जब यह आ जाता है तो ऐड हो जाता है 16 × 15/2 प्लस 15 × 14/2। तो क्या आता है, सोल्व करके देख लेते हैं। 15, देखो जी 8
+7 ये भी 15, 15 इंटू 15 आ जाता है 16 होकर के, 15 इंटू 15 आ जाता है 16 होकर के। देख लो जरा, अगर मैं 15 कॉमन लेता हूं तो 8 + 7 15, तो ये मेरा आ गया फेवर की बात होगी। ये मेरे पास ये हो गए फेवरेबल वेज, और वो है मेरे पास टोटल वेज। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज। निकाल देता हूं प्रोबेबिलिटी। देख लो दोनों नंबर इवन होंगे, ऐसे मत करना कभी लेकर बैठ जाओ कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, ये बात गलती मत करना। दो नंबर एपी जीपी के क्वेश्चन सभी को करने की टेक्निक यही होती है, दो का सम इवन होना चाहिए। जब दो का सम इवन चाहिए, दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन, तीसरा अपना आप आ जाएगा नंबर। अब क्या कंडीशन होगी जी, प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं जी। जो इसकी प्रोबेबिलिटी है उसने a अपॉन बी के इक्वल दे रखी है। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज। फेवरेबल वेज कितने हैं, 50, मैंने कहा कैलकुलेशन बाद में करेंगे, अपॉन टोटल वे है जी 31 इंटू 5 इंटू 29, 5 से काट दीजिए, और कुछ करता है तो देख लीजिए, वरना कैलकुलेशन कर लीजिए। ऊपर आता है 45, नीचे आता है जी 31 में मल्टीप्लाई करिए जी, 899 आ जाता है। और ये कहता है ये a अपॉन बी के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी आती है a अपॉन बी, और कहता है a एंड b आर को प्राइम, मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो पहले कैंसिल आउट कर लीजिए। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं a क्या होगा और b क्या होगा। a एंड b आर को प्राइम, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं। तो a आ जाता है जी 45, b आ जाता है जी 899, तो a प्लस b आ जाता है जी, दोनों को ऐड कर दीजिए 944 मेरा आंसर आ जाता है। 899 और 45 944, ये इंटीजर का टाइप का क्वेश्चन आराम से हो जाता है। इस जैसा क्वेश्चन 2000 में रुड़की के अंदर आया था, 6 नंबर का क्वेश्चन। उसमें उनने फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर दिए थे, और उसमें कहा था कि दो, बिल्कुल यही क्वेश्चन था सेम, 3 नंबर सेलेक्टेड, और वो नंबर किस में होने चाहिए, वहाँ पर बोला था वो नंबर सारी एपी में होने चाहिए, यही क्वेश्चन था। ये आया था रुड़की के अंदर, जब रुड़की में 150 का मैथ का पेपर होता था, फिर रुड़की आईआईटी में इंक्लूड हो गई थी, कंडीशन शामिल हो गई थी उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आया था 6 नंबर का। उसके बाद तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया, उसने 1 2 3 नेचुरल नंबर ना बोल करके महीने की बात कर ली, क्योंकि मंथ के अंदर भी डेट 1 से स्टार्ट होती है। तो 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये है फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन, मगर साथ साथ इसमें एक बात कहेगी, एक्स वाई आर होल नंबर। जब होल नंबर या नेचुरल नंबर बोले तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो डिफरेंशियल करने का तो अधिकार ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी। अगर डिफरेंशिएबल होता तो पार्शियल डिफरेंशियल करके भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब कंडीशन अपने मन की इच्छा से इसके अंदर कुछ भी पुट कीजिएगा। देखो जो चीज ज्यादा बार है, देखो इसके अंदर ज्यादा बार इसके अंदर y है, 1y 2y 3y, और x भी 3 बार है, 1x 2x 3x। अगर मैं xy को दोनों को 0 पुट करता हूं तो 0 इक्वल टू 0 कुछ फायदा नहीं होता है। तो मुझे फंक्शन निकालना है, मेरे पास f0 की वैल्यू -1 है, तो बस मैं x को 0 पुट करने जा रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर x को 0 पुट कर देता हूं, फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता, अभी होल नंबर है। जब x को 0 पुट करता हूं तो fy f0 2y क्यूब 2y² प्लस y और प्लस 0 लीजिए fy, क्योंकि f0 की वैल्यू है -1, मेरे पास तो डायरेक्ट फंक्शन ही आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसके अंदर। तो ये लीजिए डायरेक्ट फंक्शन आ जाता है, बिना किसी मेहनत के फंक्शन डायरेक्ट आ गया। तो fy यानी कि मैं बोल सकता हूं fx इज इक्वल टू y को x से रिप्लेस कर दीजिए लास्ट में, 2x² प्लस x -1, इसको लिखकर छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे जाकर कहता है i 1 से लेकर 5 तक fi की वैल्यू अल्फा और लाना है जी मुझे।
अल्फा लाने का तरीका क्या है, देखो जी, F1 की वैल्यू का यूज मैंने अभी तक करा नहीं, तो अगर मैं एक को 1 और एक को 0 रखूं इसके अंदर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, अल्फा मेरा कभी भी नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूं जी, अल्फा और वाई दोनों को 1 रख देता हूं, तो लेफ्ट में आ जाता है जी F2 F1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस अल्फा। देख लो ध्यान से, x और y दोनों को 1 डाल देता हूं, ये आ गया। अब मुझे चाहिए F2, चलिए जी यहां से F2 बताइए फटाफट। 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 1 8 10, ये आ गया जी 9। F2 की वैल्यू 9 यहां रख दीजिए, और जी F1 कितना गिवन था 2 प्लस 3 प्लस अल्फा, लीजिए अल्फा की वैल्यू 4 आ जाती है। अब मैं क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाता हूं। ये तो बेसिक क्वेश्चन था फंक्शनल इक्वेशन का, क्योंकि यहां पर होल नंबर की बात हो रही है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं जी अपने क्वेश्चन के अंदर। अल्फा चाहिए मुझे, फंक्शन चाहिए, क्या कहता है जी फंक्शन के अंदर, सिग्मा I1 to 5 fi का मतलब x को i डाल दीजिए इसमें, 2i स्क्वायर प्लस i माइनस 1 fi हो गया। और फिर कहता है इसके अंदर प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं, कितनी है अल्फा की वैल्यू 4, इसको भी यहां रख दीजिए। अब सबको हम सिंप्लीफाई कर डालते हैं जी फटाफट। कांस्टेंट तो देखिए ये सिग्मा लगा है, ये सब फंक्शन एक साथ है, ये तो साथ साथ चलता ही रहेगा, इसके साथ चाहे कुछ भी हो। एफ आई, अगर आई की वैल्यू मूव कर रही है तो इस वैल्यू को भी मूव करना पड़ेगा। मगर एक बात है जी, नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ है, ये अलग है, ये अलग है, ये इससे अलग नहीं, ये अलग है बिल्कुल। ये लीजिए, ये सिग्मा का पार्ट नहीं है अल्फा। देखिए ये आई लगने के बाद ये सिग्मा का, सिग्मा पर तो आई वेरी कर रहा है, ये तो अल्फा अलग पड़ा है, ये 4 यहां पर है, ये इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ये अलग है बिल्कुल। चलिए अब इसके अंदर आई की वैल्यू 1 2 3 डाल देते हैं जी। अगर 5 तक का सम निकालना चाहो तो निकाल लीजिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मुझे तो याद है 55 होता है, और 1 से 5 तक 15 होता है, माइनस 1 प्लस 4, लीजिए जी 110, ये आ गया 14 प्लस 4, ये आ गया जी 124 प्लस 4, ये आ गया जी 128। ये रिजल्ट ऐसे आ जाता है। या तो इस वैल्यू को यहां पर लगा, अगर ये अल्फा इसके साथ इंक्लूड है तो मुझे यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एफ अल्फा का मतलब इसको मुझे यहां पर ब्रैकेट लगाना चाहिए, ये ब्रैकेट ऐसा है। अब बात सही है, अगर ऐसा है तो लीजिए ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कंडीशन ऐसी बन जाएगी जी, इस तरीके की, ये लीजिए इस तरीके की कंडीशन। तो देखिए जब इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, मेरे ख्याल इसके साथ ही होना चाहिए, मैंने उसके साथ लगा दिया ब्रैकेट का मतलब, लीजिए तो आ जाएगा सिग्मा I1 to 5 2i स्क्वायर प्लस i प्लस 3, अब सिग्मा लगा दीजिए अलग अलग। हाँ जी 1 से 5 तक का स्क्वायर 55 होता है, 1 से 5 तक का स्क्वायर 15 होता है, और 3 में 5 का मल्टीप्लाई 15 होता है, 110 15 और ये भी 15। हाँ जी अब आ गया 110 प्लस 30, आंसर आ गया 140। तो ये पोर्शन अल्फा के साथ ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अगर ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाया इसका मतलब अल्फा इससे अलग है, तो यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। अब मेरी कंडीशन आ जाती है, आंसर आ जाता है 140, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 वेक्टर के ऊपर डिपेंड क्या कहता है, जरा कंडीशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 है वेक्टर के ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन। U cap and V cap are unit vectors
अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मॉडुलस 1 होगा, यू कैप भी 1 और वी कैप भी 1। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है। और ये दे रखा है दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, यू कैप क्रॉस वी कैप √3/2। ये फॉर्मूला है यू कैप वी कैप। सपोज करो वेक्टर यू और वी के बीच का एंगल थीटा है, √3/2। ये भी 1 ये भी 1, साइन थीटा √3/2। और उसने एक बात बोली, एंगल बिटवीन यू कैप वी कैप इज एक्यूट। ये एंगल एक्यूट है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा आ गया π/3, तो यू और वी के बीच का एंगल आ गया π/3, क्योंकि एक्यूट एंगल है। साइन थीटा पॉजिटिव होता फर्स्ट एंड सेकंड में, अगर एक्यूट नहीं देता ऑब्ट्यूज देता तो मैं लेता π - π/3। और क्या कहता है जी, एक इसने दिया है ए कैप। एक चीज और बता दो बस, जैसे यू ऐसी यू डॉट वी कैप और बता दीजिए बस। ये होगा मोड यू मोड वी कॉस थीटा 1 × 1 और कॉस ये होता है जी 1/2। ये आ गया जी 1/2 यू डॉट वी। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। थीटा मेरे पास आ गया, यू डॉट वी आ गया। अब मैं इस कंडीशन का यूज करूंगा, ए डॉट यू चाहिए, ए डॉट वी चाहिए, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा मैं, और फिर कंपेयर करके मुझे पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। इसे हटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं। अब ये सब कुछ हो चुका, एंगल आ चुका हमारे पास। अब फॉर्म लेता हूं। पहले देखिए, वेक्टर ए कैप है मेरे पास, ए कैप है जी, लैम्डा यू कैप प्लस वी कैप प्लस यू कैप क्रॉस वी कैप। मुझे चाहिए ए डॉट यू, पहले मैं निकाल देता हूं, ए कैप डॉट यू कैप आ जाता है लैम्डा यू कैप डॉट यू कैप। यू कैप का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यू वी कैप प्लस यू डॉट यू क्रॉस वी कैप। वैल्यू रखिए, यू डॉट यू तो 1 होता है, लैम्डा आ गया। और ये मैंने निकाला था 1/2, ये हो गया 0, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, यू यू वी दो एक समान, तो आंसर 0 होता है। तो ए डॉट यू की वैल्यू आ गई लैम्डा प्लस 1/2। ए डॉट यू की वैल्यू लैम्डा क्रॉस, ये लीजिए ए डॉट यू, बाद में वैल्यू पुट करेंगे इसकी भी। इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है मेरे पास। अब निकालता हूं ए डॉट वी। अब वी का डॉट करता हूं, तो लैम्डा यू डॉट वी वी डॉट वी डॉट कैप है कैप, वेक्टर वी कैप, और ये हो जाता है वी कैप डॉट यू क्रॉस वी कैप। ए डॉट वी कैप यू डॉट वी कैप है 1/2 λ/2, यू डॉट वी डॉट वी, ये तो 1 होता है और ये होता है 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वी यू वी, जब दो एक जैसे तो आंसर 0 होता है। तो मेरे पास आ गया ए कैप डॉट वी कैप λ/2 प्लस 1। अब ये एक काम करना है, इन सभी वैल्यूज को उठा करके इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। सभी को उठा करके इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए और कंडीशन सोल्व कर लेते हैं। या तुम्हारी कंडीशन खुद ब खुद ऐसी है, इन दोनों से लैम्डा निकाल लीजिए, कंपेयर कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, लैम्डा ही निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर देते हैं। कैसे देखते हैं जरा। बेसिक कंडीशन से लैम्डा निकालेंगे, कुछ दिमाग का काम यूज नहीं करेंगे जी। कैसे? अगर इसके अंदर हम नीचे वाली में या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2
एक काम करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं है। तो एक काम हम करेंगे, ये 1 है तो इसको भी 1 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ए कैप डॉट यू कैप 2 लैम्डा प्लस 1। अब इस इक्वेशन का नाम नंबर 1 रख देता हूं मैं, और ये जो इक्वेशन है लैम्डा बाई 2 प्लस 1, इसे नंबर 2 रख देता हूं। यह जी लैम्डा बाई 2 प्लस 1, इसका नंबर 2। अब 1 में से 2 को माइनस कर देता हूं जी, लैम्डा डायरेक्ट आएगा मेरे पास। वन माइनस 2, क्योंकि उसके अंदर एक बात देखिए, पी क्यू वेक्टर है, कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं है उसमें। 1 1 बनाने के बाद एक्स्ट्रा कांस्टेंट गायब हो जाता है। 2 ए कैप डॉट यू कैप माइनस ए कैप डॉट वी कैप इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा आ जाता है जी 4/3 यू कैप माइनस 2/3 ए कैप डॉट वी कैप, ये आ जाते हैं लैम्डा। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसको इससे कंपेयर कर डालिए तो P और Q प्राप्त होगा। तो बताइए P कितना आता है जी 4/3 और Q आता है माइनस 2/3। क्वेश्चन है जी बताओ P माइनस Q कितना होगा। लीजिए P माइनस Q होगा 2। तो इस वेक्टर के क्वेश्चन का आंसर P माइनस Q की वैल्यू 2 हो जाती है। जैसे कहता जाए वैसा करते जाओ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो मैंने 4 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में 6 जो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे मेमोरी बेस्ड 2026 के क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए, अच्छे क्वेश्चन। उम्मीद है सबको पसंद आए होंगे। तो पसंद आए हैं तो इन क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद खुद करके देखिएगा तो तुम्हारी नॉलेज इंप्रूव होगी। फिर आगे अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आता हूं।